परसेंटेज कॉम्पोजिशन, मतलब कि एक मॉलिक्यूल में कोई अगर पर्टिकुलर चीज हम पूछ रहे हैं तो उसका कितना परसेंट है वो हमें निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन इट, यानी टोटल वेट ऑफ द एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। देखेंगे कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है वाटर में, ठीक है। हमें वाटर मॉलिक्यूल का AMU हमें पता है कैसे निकालते हैं हम, H2O है तो हाइड्रोजन 2 हो गए यहाँ पे, प्लस ऑक्सीजन 1 है तो 16, यानी 18 AMU आ गया हमारा वाटर का मास एक मॉलिक्यूल का। अब हमें उसमें निकालना है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो 2 अपॉन टोटल वेट अपॉन 18 और मल्टीप्लाइड बाय 100, चूंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हमारा इस तरीके से आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। ओके, अब ये एक थोड़ा डिफिकल्ट देख लेंगे हमने। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन निकालना है, ठीक है, नाइट्रोजन निकालना है यूरिया में। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन है कितने इसमें, इसमें नाइट्रोजन है 1 और नाइट्रोजन है 2, यानी 2 नाइट्रोजन है। ओके, और एक नाइट्रोजन का कितना होता है मास 14, तो 2 का कितना हो गया, 2 का हो गया 28, तो यानी जो भी इस टोटल मॉलिक्यूल का मास निकलेगा 28 डिवाइडेड बाय द टोटल, जो भी टोटल निकलेगा, ये यूरिया का वो है फॉर्मूला, तो टोटल ऑफ यूरिया निकाल के और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नाइट्रोजन का मास आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पे, देखो वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल वेट ऑफ यूरिया इनटू 100, तो 28 था हमारा नाइट्रोजन का, 60 है हमारा पूरा यूरिया का, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे उसको। तो इस तरीके से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। चलो एक पूरा अच्छे से एक फॉर्मूला लेके और एक कैलकुलेशन सीख लेते हैं, इसमें पूरा ही समझ में आ जाएगा इस पूरे उसमें। अब इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन है कि Na2CO3, ये एक कंपाउंड है Na2CO3, इसमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं सबका आपको क्या निकालना है, सबका परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है। यानी यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सोडियम आल्सो, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ percentage composition of carbon also, and you have to find out the percentage composition of oxygen also। सबसे पहले हमें जो कुछ दिया होगा न्यूमेरिकल में, वो ऑक्सीजन का आपको दे दिया इन्होंने, एटॉमिक मास 16, सोडियम का एटॉमिक मास दे दिया है आपको 23, और कार्बन का एटॉमिक मास दे दिया आपको 12। मेरा सजेशन यही है कि जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनके आप एटॉमिक मासेस याद कर लीजिए, और जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल करते जाएंगे वो याद होते जाएंगे आपको। तो सबसे पहले देखेंगे सोडियम कितने हैं, पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें परसेंटेज निकालना है, तो उसके लिए हमें टोटल इस मॉलिक्यूल का मास पता होना चाहिए। तो टोटल मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी इसमें एटम्स प्रेजेंट हैं उनके मासेस को ऐड कर देंगे, लेकिन कितने टाइम्स प्रेजेंट है ये हमें पता होना चाहिए। सोडियम इज प्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स, इट इज प्रेजेंट एज 2 टाइम्स, तो वन सोडियम इज 23, तो 2 कितने के हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे आपके 46 के। तो सोडियम का निकल गया, फिर कार्बन का निकाल लो, कार्बन एक ही है तो 12 ही रहेगा। ऑक्सीजन 16 का है, लेकिन यहाँ पे कितने एटम्स है, 3 है, ऑक्सीजन 3 है, तो 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 16 इंटू 3 हमारा कितने हो जाएगा, ये 48। ठीक है, तो ये हमारे निकल गए पूरे के पूरे, सबके अलग अलग निकाल लिए हमने। अब हमें इसे ऐड करना है, तो अब हम इसको ऐड करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, 46 प्लस 48 प्लस 12 कितना होता है, ये होता है 106 AMU। यानी हमें इस पूरे मॉलिक्यूल का हमने मास निकाल लिया है, इस पूरे मॉलिक्यूल का मास है 106। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखेंगे कि अलग अलग कैसे निकालते हैं एक एक उसका। ओके, तो 106 था हमारा टोटल का, तो 100 सारे किससे डिवाइड होंगे, 106 से। सोडियम का निकालना है तो 2 सोडियम है, यानी 1 होता है 23, तो 2 कितना होगा, 2 होगा आपका 46। तो जब हम सोडियम का निकालेंगे और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, फिर आ गया दूसरा, इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आपका आ जाएगा
43.4 grams of sodium. फिर आ गया हमारा ऑक्सीजन का. ऑक्सीजन कितने हैं इसमें? 3 है, तो 3 का मतलब हो गया 16 इंटू 3 यानी 48. तो ऑक्सीजन का निकालेंगे 48, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का. तो ये कैलकुलेट करके करीब हमारा आ जाएगा 45.3 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, कार्बन एक ही है तो 12/106 multiplied by 100. This will give you 11.3 grams of carbon. ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से निकालेंगे? ओके. नेक्स्ट में इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है आपको, उसमें इन्होंने परसेंटेज मास ऑफ वाटर इन वॉशिंग सोडा क्रिस्टल, पूरे वाटर का मास पूछ लिया, परसेंटेज पूछ लिया है. तो सबसे पहले इस पूरे मॉलिक्यूल का हम क्या निकालेंगे? मास निकाल लेंगे. ये मैंने ऑलरेडी निकालना सिखा दिया है. देखिए ये हमारा निकल आया है 286 AMU. तो वाटर का कितना होगा हमारे? कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? 10 है ना? 10 है ना? 10 वाटर, 10 H2O है. तो एक का हमें पता है कितना होता है, एक का होता है 18. तो 10 का क्या होगा? 18 इंटू 8 यानी 180. तो 180 ऊपर रखेंगे क्योंकि हमें वाटर का निकालना है. टोटल मॉलिक्यूल का नीचे रखेंगे यानी 286 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. तो हमारा ये सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स का वाटर क्रिस्टलाइजेशन का परसेंटेज निकल आएगा और वो हमारा है 62.9 ग्राम. इसका आंसर आएगा 62.9 ग्राम ऑफ H2O. ठीक है, एक बार करके देखेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछेंगे. अब आ जाते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पे, एम्पेरिकल फार्मूला. व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड? फाइंडिंग आउट द एम्पेरिकल फार्मूला. सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे. एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है सिंपलेस्ट रेशियो होता है. जो भी फार्मूला है उसके जो नीचे नंबर्स हैं उनको आप एक सिंपल उनको रेशियो में ले आओ. फॉर एग्जांपल देखेंगे H2O2. अब इसके 2 किस रेशियो में है? 2 1 2 2 1 2 यानी 1 के रेशियो में. तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला हो गया HO. ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं. C6H12O6, 6 1 6. किस रेशियो में है? C1 H2 और O1. तो 1 को नहीं लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा CH2O. ये है इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला. दैट मीन्स आपको उसको जो भी उसका सिंपलेस्ट रेशियो है होल नंबर्स ऑफ एटम्स में डिफरेंट एलिमेंट्स का, उनको जब आप एक मॉलिक्यूल एक रिप्रेजेंट करते हैं एक फार्मूला से, तो वो उसका एम्पेरिकल फार्मूला हो जाए. फिर से समझेंगे. एम्पेरिकल फार्मूला फॉर कंपाउंड इज द सिंपलेस्ट फार्मूला which gives the simplest ratio in whole number of atoms of different elements present in one molecule of the compound. समझ में आ गया? अब एक और एग्जांपल देखो. C2H4O2. सिंपलेस्ट फॉर्मूले में लाओ इसको. तो इसका हो गया आपका CH2O. यानी कि क्या दो अलग अलग कंपाउंड्स के भी फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं. यस, इसका और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों का सेम आ रहा है. सो द एम्पेरिकल फॉर्मूला कैन बी सेम फॉर 2 और मोर कंपाउंड्स. 2 कंपाउंड्स के एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकते हैं. एग्जाम्पल हमने देख लिया. ग्लूकोज दैट इज ये, और एसिटिक एसिड CH3COOH. इसको सिंपल फॉर्म में लिखें. कितने कार्बन है इसमें? 1 2. कितने हाइड्रोजन है इसमें? 4. कितने ऑक्सीजन है? 2. तो इनका भी एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है क्योंकि सिंपलेस्ट रेशियो कैन बी सेम. ओके, तो इस तरीके से एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो 2 अलग अलग उसका भी सेम हो सकता है. अब आ जाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा? मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला. तो जैसे हमने H2O2 का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या निकाला था? 1 1 1, तो HO निकाला था. तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा? हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 यानी कि 17. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज
17। ओके, वैसे क्या होता, वैसे होता हमारा 2 + 16 × 2 कितना हो गया 32 = 34। वैसे 34 होता है H2O2 का, लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास, जो फॉर्मूला आपने लिखा है उसी का मास निकालना है। तो हाइड्रोजन इसमें 1 है तो 1, ऑक्सीजन इसमें 1 है तो एक ही का लिखेंगे 16, तो ये बन जाएगा 17 EMU। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप एम्पेरिकल फॉर्मूला मास भी निकाल सकते हैं। Okay, after studying what is empirical formula, what is molecular formula, now we will like to derive empirical formula from the given molecular formula. So this type of question, these are direct questions where they give you molecular formula and ask about the empirical formula. See, this is molecular formula given of acetic acid and you have to calculate empirical formula. अब आपको पता है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, वो सिंपलेस्ट रेशियो में लेके जाना है इसको हमें। तो सबसे पहले हम इस वाले को लिखने की एक अलग से लिख लेंगे, जिसमें ये पता चलेगा हमारे पास कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन हमारे पास इस फॉर्मूला में बन रहा है, तभी हम इंडिविजुअल एलिमेंट का रेशियो निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले कार्बन का देखते हैं, हाउ मेनी कार्बन आर देयर इन दिस फॉर्मूला, देयर आर 2 कार्बन, 1 here and 1 here, so we will write C2. Then second is H. How many H are here? 3 and 1, that is 4. And how many O? There are 2 O's, so we'll write 2. So this is actually the formula of acetic acid, which can be written like this. And now we have to bring them to the simplest ratio. So 2:4:2 का जो simplest ratio होगा वो क्या होगा, वो होगा 1:2:1. तो दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो। और अब सिंपलेस्ट रेशियो से ही फॉर्मूला बना देंगे। ये 1 किसका है, कार्बन का, ये 2 हाइड्रोजन का और ये ऑक्सीजन का। तो द एम्पेरिकल फॉर्मूला विल बिकम C1H2O1. ओके, so this is the formula of empirical formula of acetic acid. तो बहुत इजी है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन था, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया और एम्पेरिकल फार्मूला आपसे पूछ लिया, या एम्पेरिकल फार्मूला दे दिया और आपको उसका कुछ और बता के और आपको उसका लेकिन अब मेन चीज यहाँ पे है दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बट द डिफिकल्ट पार्ट इज व्हेन दे विल गिव यू they will not give you the molecular formula and they will ask you the empirical formula by giving only the percentage of the element. तो कैसे आप determine करेंगे empirical formula when the percentage weight of the elements are given? ठीक है, वो सीखेंगे, that is very important. और उसका जो rules है वो सीखेंगे कि क्या क्या उसमें rules है. Let's see the examples. Okay, now for finding empirical formula, now we are finding the empirical formula by percentage which is given. So we have to follow these steps. Suppose first one is to convert percentage into mass. अगर एक sample है जिसमें 100% में से suppose आपका 50% आपका zinc है और आपका 50% आपका क्लोरीन है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि 100 ग्राम के सैंपल में 50 ग्राम ये है और 50 ग्राम ये है, कह सकते हैं ना। so same way we will first assume that whatever percentage is given is actually the amount or the mass of that substance present in the formula. ये हम जैसे जैसे आगे एग्जाम्पल देखेंगे you will understand it better. Second is you will find out the number of moles in each compound. And how do you find the number of moles? बहुत easy है, जो भी स्टेप 1 में आपका आंसर आया उसको आप डिवाइड कर देंगे उसके एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास से। ओके, तो जो स्टेप 2 में आपने किया, यू हैव डिवाइडेड द आंसर फ्रॉम स्टेप 1 एंड यू हैव डिवाइडेड बाय एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। इससे क्या निकला, आपका मोल निकला, या उसको हमने बोला एटॉमिक रेशियो। तो वो जो एटॉमिक रेशियो है वो निकल आया। और लास्ट स्टेप में वो क्या करना है, इस एटॉमिक रेशियो का आपको सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है
by dividing the answer of step 3 to the lowest value in step 3. ये अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और इन steps को हम करके देखते हैं, and then I will come back here to tell you that how we have done. Okay, now let's see what we have learned from those rules that we'll be implying here. Find the empirical formula of the compounds. Two examples we'll be taking. First example is with following percentage composition, that is zinc is given as 47.8% and chlorine is given as 52.2%. Now here you know that suppose if I take sample of 100 gram in which 47.8% is zinc, that means 47.8 gram, and chlorine is 52.2%, that is 52.2 gram. Now you have to make a table. Every time this type of numerical comes, you have to make this table and you have to learn the sequence of these headings. So to make it easy, I will give you one small mnemonic, that it is E P A A S. Okay, तो ये आपको याद करना है. It is E P A A S, या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं. ये रेशियो है तो EPARS. EPARS. So E is element, P is percentage, A is atomic mass, R is ratio and S is simplest ratio. तो इस सीक्वेंस में आप इसको याद करेंगे EPARS. So EPARS. तो एलिमेंट्स कौन कौन से दिए हैं हमारे पास, पहले हम उनको लिख लेंगे. हमारे पास दिया है जिंक और हमारे पास दिया है क्लोरीन. तो पहले हमने अपने दोनों जो एलिमेंट्स हैं उनको लिख लिया. जो परसेंटेज दी है वो लिख लेंगे 47.8 एंड 52.2. एटॉमिक मास जिंक का क्या है 65 एंड क्लोरीन का क्या है 35.5. ये हमने इसमें वैल्यू इनकॉर्पोरेट कर ली. अब हमें देखना है इनका एटॉमिक रेशियो. So atomic ratio for zinc is 47.8 divided by 65. And this comes out to be 0.73. Then for chlorine, again finding the atomic ratio is dividing percentage composition by atomic mass, so 52.2 divided by 35.5. And this comes out to be 1.46. अब हमें सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है. तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इन दोनों में हमें देखना पड़ेगा कि सबसे छोटा, इन दोनों में से छोटी वैल्यू क्या है. तो 0.73 में से और 1.46 में से जो छोटी वैल्यू है वो है 0.73. तो अब इस 0.73 से हम डिवाइड करेंगे बाकी की वैल्यूज. तो पहले केस में तो 0.73 से ही डिवाइड हो जाएगा 0.73. दिस कम्स आउट टू बी 1. In the second case 1.46 is to be divided by 0.73 which comes out to be 2. अब जो हमने निकाल लिया है सिंपलेस्ट रेशियो, उसको रेशियो फॉर्म में लिखेंगे. तो हमारा जिंक है 1 और क्लोरीन है हमारा 2. तो जिंक और क्लोरीन का रेशियो क्या बन गया, जिंक और इस टू क्लोरीन का रेशियो बना है 1:2. जिंक 1 है तो 1 डिमेंशन नहीं करेंगे, Cl के साथ 2 मेंशन कर देंगे. तो ये हमारा बन गया empirical formula. So now we'll do another example. Find the empirical formula of the compound with following percentage composition: magnesium 9.76%, sulfur 13.01% and water is given as 51.22%. तो जिसमें भी वाटर का अलग से दिया जाएगा परसेंटेज तो हम समझ जाएंगे कि वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला फॉर्मूला बनेगा उसमें पॉइंट सम XH2O करके. तो इसमें हम वाटर को अलग से लिख लेंगे. चलिए पहला एलिमेंट डालते हैं. पहला एलिमेंट है हमारा मैग्नीशियम. ओके, मैग्नीशियम, देन सल्फर, देन ऑक्सीजन एंड देन वाटर. ये हमने लिख लिया अपने जो भी हमारे एलिमेंट्स. एक्चुअली ये वाटर में आप एलिमेंट में नहीं लिखना है, कंपाउंड है वो, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल रहे हैं और वाटर को अलग से हमने कंसिडर किया इसलिए हमने इस टेबल में वाटर को लिख लिया. तो मैग्नीशियम का परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज गिवन एज 9.76, सल्फर का 13.01, ऑक्सीजन का 26.01 एंड वाटर का कितना दिया हुआ है 51.22. एटॉमिक मास आपको याद करने पड़ेंगे. मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास है वो है 24, सल्फर का है 32, ऑक्सीजन का आपको याद है 16
और वाटर का है 18, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का 16, तो 16 + 2 18. How do you find out the atomic ratio? You find out the atomic ratio by dividing percentage composition by atomic mass. तो पहले केस में 9.76 by 24, which comes out to be, इसका आंसर होगा 0.406. तो 0.406 आ गया पहले का आंसर. सेकेंड वाले का देखेंगे 13.01 divided by 32. This comes out to be 0.406. तो देख लीजिए ऊपर वाली वैल्यू भी सेम है और नीचे वाली भी वैल्यू सेम है. 26.01 divided by 16, this will give you 1.625, and 51.22 divided by 18 will give you 2.84. अब इन चारों जो हमारी एटॉमिक रेशियो निकला है इसमें सबसे छोटा एटॉमिक रेशियो कौन सा है? सबसे छोटा है इसमें 0.406. तो बाकी सभी एटॉमिक रेशियोज को हम किससे डिवाइड करेंगे? 0.406 से, ताकि उसका क्या निकल आए? उसका सिंपलेस्ट रेशियो निकल आए. तो पहले केस में 0.406 डिवाइडेड बाय 0.406 इज इक्वल टू 1. सेकेंड केस में भी वही रहेगा 0.406 divided by 0.406 and answer will be 1. And third case 1.625 will be divided by 0.406, which you will get answer, you will get 4. And in the last case 2.84 will be divided by 0.406. यानी सबसे छोटा जो एटॉमिक रेशियो होगी वैल्यू, उससे आप सभी एटॉमिक रेशियो को डिवाइड करेंगे. तो मैग्नीशियम 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 एंड वाटर 7. तो अब बनाते हैं फॉर्मूला. 1 मेंशन है तो 1 नहीं करेंगे मेंशन, सल्फर के आगे भी 1 मेंशन नहीं करके ऑक्सीजन के आगे 4 मेंशन करेंगे और पॉइंट लगा के 7H2O 7 निकला है हमारा वाटर. तो ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया मैग्नीशियम सल्फेट 0.7H2O. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज ऑक्सीजन 26.24% and hydrogen 4.92%. Find the empirical formula. जरा इन दोनों को ऐड करिए 26.24 और 4.92 को. क्या ये 100% दे रहा है? नहीं, ये तो आपका मुश्किल से दे रहा है 31 के आसपास दे रहा है, 31 पॉइंट समथिंग. इसका मतलब कोई और भी इसमें प्रेजेंट है सब्सटेंस जो हमें दिखाई नहीं दे रहा. तो ऑलवेज रिमेंबर इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, so that means some other compound is there. Whenever you see an organic compound, always remember that no organic compound is without carbon. Carbon is always present in an organic compound. तो इसका मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ इसके अंदर और क्या प्रेजेंट है? वो है कार्बन. और कार्बन का परसेंटेज निकालना इज वेरी इजी. यू हैव टू ऐड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट विद 100 से उसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो हमारा ये आ जाएगा 68.84. By adding 26.24, 4.92, whatever answer comes, you have to subtract it by 100. तो चलिए कार्बन लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, and now percentage we have already found of carbon, that is 68.84. Hydrogen it is given 4.92 and oxygen it is 26.24. Atomic mass of carbon, you know, it is 12. Hydrogen it is 1 and oxygen it is 16. रेशियो निकालेंगे 68.84 डिवाइडेड बाय 12 और आंसर क्या आएगा इसका? आंसर है इसका 5.74. देन 4.92 डिवाइडेड बाय 1 विल बी 4.92 ओनली. देन 26.24 डिवाइडेड बाय 16. So answer will be 1.64. Now, which is the smallest number? It is 1.64. So we will divide these two and the last one also with 1.64 to find out the simplest ratio. So 5.74 divided by 1.64 will give you 3.5. Then 4.92 divided by 1.64 will give you 3. And last one 1.64 divided by 1.64 will give you answer as 1. लेकिन अभी आपने यहाँ पे देखा कि 3.5 डेसिमल्स में आ रहा है. तो ये फिर इसको हम जब भी कोई आंसर हमारा डेसिमल में आ जाएगा तो हम इसको
एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, और वो नंबर है यहाँ पे 2, तो हम 2 से तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा। पहले के लिए वैल्यू हो जाएगी 7, दूसरे के लिए 6 और तीसरे के लिए 2। तो चलिए अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं। C के साथ वैल्यू है 7, H के साथ वैल्यू है 6 और O के साथ वैल्यू है 2। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा C7 H6 and O2. This is the empirical formula which is required. Okay, so now after understanding all the numericals, now we'll come back to the rules. As I told you, we'll discuss this thing. So what did you do in the first step? You converted percentage into mass. And how do you convert? Nothing. You just said if it is 70%, it is 70 gram. And why actually we are assuming this? Because what is the formula of moles? When you find out number of moles, it is the mass given upon the molecular or atomic mass, that is, तो मोल आ जाएंगे हमारे। तो वही तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम आप इस 70 ग्राम से एटॉमिक मास को डिवाइड कर रहे हैं इस वाले स्टेप में। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, जो रेशियो आप निकाल रहे हैं वो नथिंग है, इट्स जस्ट द नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो मोल्स निकाल रहे हैं हम इसमें। तो पहले हमने क्या किया, हमने परसेंटेज को ग्राम अज्यूम कर लिया, तब 70% था तो उसको 70 अज्यूम करा और उसको डिवाइड कर दिया किससे, बाय देयर एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास। जो भी मॉलिक्यूलर मास आया उससे हमने उसको डिवाइड कर दिया, और ये हमने कहा ये क्या आ गया, ये इसका एटॉमिक रेशियो आ गया। इस एटॉमिक रेशियो को फिर हमने क्या किया, जो भी हमारा वैल्यू आई थी तो उसकी जो लोएस्ट वैल्यू है उससे हमने डिवाइड करके क्या निकाला, सिंपलेस्ट रेशियो। तो अभी हमने एक वन काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स वी हैव डन where you had to find empirical formula and percentage was given. Okay, so that was the first category which we have done here. Now the second category is when they are asking molecular formula and they have given you empirical formula. आपको empirical formula दिया है और उससे आपको molecular formula निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रूल्स या स्टेप्स, पहला स्टेप है कि आपको उसका एम्पेरिकल वेट निकालना पड़ेगा, एम्पेरिकल मास निकालना पड़ेगा, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि व्हाट इज एम्पेरिकल मास एंड हाउ डू यू फाइंड आउट, दैट मीन मास ऑफ द एम्पेरिकल फॉर्मूला। उस जो भी आया उसका आंसर, उसको आप किससे डिवाइड करेंगे, आप उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, विच गिव्स यू नंबर n। तो व्हाट इज नंबर n? नंबर इज n इज नथिंग बट एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर का रेशियो है। तो आपने देख लिया। अब इसी n से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल सकते हैं। अगर हमें n पता हो और एम्पेरिकल फार्मूला पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो चलिए पहले करके देखते हैं एक एग्जाम्पल, देन विल अंडरस्टैंड। सो व्हाट इज n? इट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल वेट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एग्जाम्पल लेते हैं, जो मैंने आपको अभी सिखाया था कि H2O2 था, उसका जनरली अगर हम देखेंगे मॉलिक्यूलर उसका वेट कितना है, उसका मॉलिक्यूलर वेट है 34, 16 + 16 एंड 2, है ना, तो ये 34 है। लेकिन अगर हम इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला देखेंगे तो वो क्या होगा हमारा, इट इज HO, और एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास क्या है, इट इज 16 + 1 दैट इज 17। जब आप ये 17 और ये 34 देख रहे हैं, क्या आपको कोई रिलेशन इसमें समझ में आ रहा है? ये 17 34 बन सकता है किसी तरीके से? हाँ बन सकता है। अगर हम इस 17 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 17 से 2 को मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 34। तो ये जो 2 है एक्चुअली यही है n। दिस इज व्हाट n इज, इट इज अ नंबर विच कनेक्ट्स empirical weight to molecular weight। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, C8 H6 और O4। ठीक है, ये आपको दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसका, ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है आपको C8H6O4 का, इसका आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो आपको पता ही है एम्पेरिकल फॉर्मूला आप आराम से निकाल लेते हैं। आप इसको इसका सिंपलेस्ट रेशियो ले आते हैं और फॉर्मूला क्या बन जाता है, C4H3O2।
ये इसका बन गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब अगर इसका मास और इसका मास निकालें तो हम देखते हैं कि उसमें क्या रिलेशन बनता है। इसका मास कितना हो गया, इसका मास हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 166, ठीक है, और जबकि इसका मास है आपका 83। अब आप देखिए इस 83 और इस दोनों में क्या कॉमन है। क्या करेंगे हमें, जो 83 से 166 बन जाएगा, अगेन वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 2, सो वी विल गेट 166। तो इसका मतलब वो जो 2 नंबर है, अगर उस 2 नंबर से मैं ये एम्पेरिकल वाले को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा मॉलिक्यूलर आ जाएगा। देखिए कैसे, ये जो 2 नंबर हमने निकाला है जिसको हमने n बोला है, अगर उस n से मैं एम्पेरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरे का मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। 2 से 4 को मल्टीप्लाई करा तो C हो गया हमारा 8, 2 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो H हो गया हमारा 6, और 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो O हो गया हमारा 4। तो ये देखिए आ गया ना आपका रिलेशन। एक्चुअली आई एम एक्सप्लेनिंग द रिलेशन। ये रिलेशन है इसका कि अगर आपको मॉलिक्यूलर आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है और आपके पास वो n है, दैट इज n नंबर है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, एक आध न्यूमेरिकल करके देखते हैं। एंड यस, द वैल्यू ऑफ n मस्ट बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर, ये याद रखिएगा। So when you want to determine molecular formula, you will be using these two formulas. तो ये दोनों formula देख लीजिए, that when you divide molecular weight upon empirical formula weight, you get a number that is n. And if you want to find out the formula after finding n, then this is the formula. अगर molecular formula find out करना है तो empirical formula से n को multiply कर दीजिए, और अगर empirical formula find out करना है तो molecular formula divided by n हो जाएगा। Calculate the empirical formula of a compound whose molecular formula is, एक molecular formula दे दिया उन्होंने C8H6O4। So what it is? It is molecular formula. They have given molecular formula and they have also given you calculate the empirical formula of a compound whose molecular formula is C8H6O4 and empirical formula weight is 83। और empirical formula, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लूंगी मैं, empirical formula weight, ये इसको शॉर्ट फॉर्म कर दिया मैंने, ये दिया हुआ है 83। चलिए, तो हमारे पास है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और हमारे पास है empirical formula weight। तो empirical formula weight से हम क्या निकाल सकते हैं, हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट निकाल सकते हैं आराम से। तो हम इसका निकालेंगे C8H6O4 का, एक C12 का तो 8 कितने 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस एक H1 का तो 6H कितने 6 के, प्लस एक ऑक्सीजन 16 का तो 4 कितने के 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड हियर वी गेट, इसको सॉल्व करके हमें मिलता है 166। तो अब हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट है हमारे पास, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट है हमारे पास, तो हमारा क्या निकल आएगा, n निकल आएगा। तो चलिए n निकालते हैं इसी फॉर्मूले में। 166 डिवाइडेड बाय 83 गिव्स यू 2। तो n की वैल्यू आ गई 2, इसकी वैल्यू 2 आ गई, ये हमें निकालना है, और ये हमें दिया हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H6O4। तो अब अगर हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो इस a को, इस n को जो यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको यहाँ किस में भेज देंगे, डिवीजन में भेज देंगे, और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा C4H3 एंड O2। ये मिल गया हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इजी है बहुत, ये दो बस फॉर्मूले जो हैं इनको आपको याद करना है, इन दो के हिसाब से आप न्यूमेरिकल्स आराम से कर सकते हैं। ओके, तो अब हम ऐसा न्यूमेरिकल देखेंगे जिसमें हमें अपने दोनों पार्ट जो अभी हमने किए हैं
वो मिक्स करनी है, यानी एम्पेरिकल फार्मूला भी निकालना है हमें इसमें, और उसके बाद हमें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालना है. तो व्हाट इज गिवन, एक्चुअली दे हैव गिवन यू परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड दे हैव गिवन यू इट्स मॉलिक्यूलर मास. तो जब पहला स्टेप आपने देखा कि जहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ और एम्पेरिकल फार्मूला आपको निकालना है, तो नेचुरली आपको क्या करना है, उसी टेबल को फॉलो करना है, विच वी हैव लर्न that EPARS wala table, and then we'll start doing. So we'll do this numerical, and first we have to find out the empirical formula, then we will find out the empirical mass, and then we'll find out the N, and then we can find out the molecular formula. Let's see how we'll go about. First element है हमारा carbon, hydrogen and oxygen. Carbon is 40%, hydrogen is 6.7%, oxygen is 53.3%. Okay, atomic mass of carbon is 12, hydrogen is 1, and oxygen is 16. Atomic ratio, you know, भाई मोल्स निकालते हैं हम, ये हमारा एक तरह से ये हमारा मास हो गया, और मास गिवन अपॉन एटॉमिक मास करते हैं तो मोल निकल आता है. तो 40 डिवाइडेड बाय 12, and then 6.7 divided by 1, and 53.3 divided by 16. And what are the answers? इसका आंसर है हमारा 3.3, then we have 6.7, and then we have 3.3. so the lowest value is 3.3. तो 3.3 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. तो पहले के लिए 3.3 को 3.3 से ही डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा. 6.7 को डिवाइड करेंगे 3.3 से तो हमारा आ जाएगा ये 2, और 3.3 से हम डिवाइड करेंगे 3.3 को तो हमारा आंसर आ जाएगा 1. तो अब हमें क्या पता चल गया, हमें पता चल गया एम्पेरिकल फॉर्मूला. कैसे, C1 तो लिखेंगे नहीं 1, खाली C, H2 और O1 तो O भी नहीं, 1 भी नहीं लिखेंगे. तो दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला. तो ये हमारा निकल आया एम्पेरिकल फॉर्मूला. लेट्स फाइंड आउट द एम्पेरिकल फॉर्मूला मास. तो C हो गया हमारा 1, 12, तो H हो गया हमारा 2, और O हो गया हमारा 16. तो ये हमारा आ गया 30. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इज 30. तो N की वैल्यू निकालिए. N की वैल्यू किस फॉर्मूले से निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, यानी कि 2. अब N की वैल्यू 2 आ गई है, तो अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको पता है तो आप उसको N से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो CH2O मल्टीप्लाइड बाय 2 will give you C2H4O2. ये आ गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर दिस न्यूमेरिकल. चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको वेपर डेंसिटी को भी ले आते हैं इसी में ही, थोड़ा सा उसको और ट्रिकी कर देते हैं. A compound has carbon has 26.59%, hydrogen has 2.22%, and oxygen has 71.19%. You have to find out the molecular formula and empirical formula if its vapor density is 45. तो जब भी परसेंटेज दिया हुआ है तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही होगा, हमें एम्पिरिकल फार्मूला ही मिल जाएगा. हमें एम्पिरिकल फार्मूला हम आराम से निकाल लेंगे यहाँ से, इस टेबल से. उसके बाद वेपर डेंसिटी दी हुई है, यानी वेपर डेंसिटी का जो रिलेशन है मॉलिक्यूलर मास से, वो आपको दिमाग में आएगा कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है. मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 2 इंटू VD होता है ना, वेपर डेंसिटी 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है. तो वही सब देख के इसको अभी हम सबसे पहले तो एम्पेरिकल फार्मूला निकालेंगे, उसके बाद वेपर डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट लेके आएंगे. चलिए, तो कार्बन का हो गया हमारा CHO,
then 26.59, then 2.22 and 71.19, 12, 1 and 16. Atomic mass निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, 26.59 divided by 12, and the answer is 1. Answer is 2.216. Then 2.22 divided by 1, answer is 2.22. Then 71.19 divided by 16, आंसर इज 4.45. अब आप इसमें देखिए सबसे छोटी यूनिट कौन सी है. सबसे छोटी यूनिट है इसमें 2.216 वाली, तो हम 2.216 वाली जो वैल्यू है उससे सबको डिवाइड करेंगे. तो 2.216 divided by 2.216 will give you 1. Then 2.22 divided by 2.216 will give you 1. And 4.45 divided by 2.216 will give you 2. So C1H1O2. ओके, तो अब ये देखते हैं हमारा दिया क्या क्या है. अब हमने जितना भी कैलकुलेट कर लिया, हमने अपना कैलकुलेट कर लिया है एम्पेरिकल फार्मूला, दैट इज CHO2, और हमने कैलकुलेट कर लिया है अपना उसका एम्पेरिकल फार्मूला वेट CHO2 से, दैट इज 45, और वेपर डेंसिटी दी हुई है 45. तो अब हम यहाँ पे अपना वही वाला फार्मूला लगाएंगे. मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला वेट. तो एम्पेरिकल फार्मूला वेट क्या है 45, n को n ही रहने देंगे, n निकालना है हमें. मॉलिक्यूलर वेट की जगह हम लिख सकते हैं VD इंटू 2, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट हमने पता है मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, वेपर डेंसिटी इंटू 2 टाइम्स वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट. तो यहाँ पे ये लिख दिया, VD हमारा दिया हुआ है 45, तो 45 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय 45, एंड n कम्स आउट टू बी 2. तो n आ गया हमारा 2. जब n हमारा 2 आ गया तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला को अगर n से मल्टीप्लाई कर दें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है. तो एम्पेरिकल फार्मूला इस केस में क्या है हमारा, CHO2 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल गिव यू C2H2O4. ये आ गया हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो एक्चुअली ये न्यूमेरिकल भी पिछले न्यूमेरिकल की तरह ही है, बस इसमें यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने कंफ्यूजन क्या किया था कि उन्होंने क्या मॉलिक्यूलर मास की जगह उन्होंने आपको क्या दे दिया था, वेपर डेंसिटी. तो आपको वेपर डेंसिटी मतलब मॉलिक्यूलर वेट को 2 से मल्टीप्लाई करके वेपर डेंसिटी को, तो आ जाता आपका मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है ना. तो इस तरीके से ये वाला न्यूमेरिकल हो गया.